बच्चों, आज मैं तुम्हें क्वांटम संख्या के विषय में बताऊंगी। विश्व में बहुत अधिक संख्या में व्यक्ति हैं। यदि किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता लगाना होता है तो सबसे पहले हम जाएंगे कि वह किस देश का रहने वाला है, फिर देश के किस शहर का व्यक्ति है और शहर के अंदर कौन सी गली है, शहर की गली। और फिर चौथा पॉइंट हम नोट करेंगे कि गली में मकान संख्या, मकान संख्या। उस व्यक्ति के बारे में हमें ये 4 चीजें अगर मिल जाएंगी तो हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ये बहुत सरल सा एक उदाहरण है। उसी प्रकार से परमाणु में की जानकारी के लिए 4 संख्याओं का समुच्चय, 4 ऐसी संख्याएं हैं N, L, M और S। 4 संख्याओं का समुच्चय हमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पूर्ण जानकारी देता है। अगर हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 4 ऐसी संख्याएं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, N, L, M एंड S हैं, तो हम किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी तरह से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या क्या है, किसी परमाणु में परमाणु की ऑर्बिटलों और परमाणु संख्या को वर्णित करती है। वे संख्याएं जो एक परमाणु में परमाणु ऑर्बिटलों को वर्णित करती हैं, उन संख्याओं को क्वांटम संख्या कहा जाता है। तो पॉली ने यही कहा, पॉली का जो अपवर्जन नियम है, किसी परमाणु में अगर 4 क्वांटम संख्याएं हैं तो 3 के मान समान होंगे और चौथी अवश्य ही भिन्न होगी। एक परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, ऐसा पॉली ने अपने अपवर्जन नियम में कहा। तो अब यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। ये N से दिखाई जाती है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी जो संख्या है उसको L से दिखाते हैं, उसको कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरी क्वांटम संख्या को हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और चौथी क्वांटम संख्या को S से दिखाते हैं। इस क्वांटम संख्या का मान चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, N, L, M एंड S। तो N का मान 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मुख्य क्वांटम संख्या इन नंबरों से दिखाई जाती है। अब L के मान कहाँ से शुरू होते हैं? 0 to N-1। L = 0 to N-1। और M के मान होते हैं -L to 0 to +L तक के मान होते हैं। और प्रत्येक चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं, एक धन में और एक ऋण में, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये हो गई आपकी 4 क्वांटम संख्याएं जो किसी परमाणु में परमाणु ऑर्बिटलों को वर्णित करती हैं। अब यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से कोई द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या पर कैसे निर्भर रहती है। n का यदि मान 1 है तो l का मान 0 हो जाएगा। यदि n = 1 है
तो एल का मान 0। n इज इक्वल टू यदि 2 है तो एल के दो मान होंगे 0 to 1। 0 to n माइनस 1 ये फार्मूला है, तो आप 0 to 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दो मान हो जाएंगे, एक मान 0 होगा, दूसरा 1 होगा। इस वाले फॉर्मूले में आप रख देंगे। n इज इक्वल टू यदि 3 है तो l के मान हो जाएंगे 0 1 2, तीन मान होंगे, एक तो 0 होगा ही होगा, दूसरा होगा n माइनस 1, एक मान होगा उसका 1 और दूसरा मान होगा 2। उसका विस्तार है 0 to n माइनस 1 तक इतने मान होंगे। और n इज इक्वल टू 4 है तो l के कितने मान होंगे 1 2 and 3। इस तरह से हम n अगर हमें दिया हुआ है तो l के मान हम किस तरह से निकालेंगे। अब आपके पास ये है l के मान, ये l के मान है आपके पास, l के मान। और यहाँ पर आप दूसरे कॉलम में लिखेंगे कि उपकोष ऐसे लिख लेंगे। तो l का, अब l के विभिन्न मान रखेंगे आप। l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 4। तो उपकोष अगर l का मान 0 है तो उपकोष S प्राप्त होगी, l का मान 1 है तो ये P उपकोष होगी, और l का मान 2 है तो ये उपकोष D मिलेगी। l का मान यदि 3 है तो उपकोष F मिलेगी, और l का मान यदि 4 है तो G उपकोष हमें प्राप्त होगी। तो ये प्रयोगों के आधार पर निर्धारित किए गए। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि ये जो विभिन्न मान हमने यहाँ पर निर्धारित किए, ये मैंने बताए। अब मैं इसी को आगे बढ़ा रही हूँ, तो वो किस तरीके से आपको अब तैयार करना है। तो देखिए कि आपके पास पॉली का अपवर्जन नियम के हिसाब से आप ये कक्ष लिख दीजिए। यहाँ पर आप मुख्य क्वांटम संख्या m से दिखाते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या को l से दिखाते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से दिखाते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या को s से दिखाते हैं। उसके बाद आप जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो समावेशित इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या को मैं यहाँ पर बताऊंगी। अब आपके पास कक्ष यहाँ पर है, ये है k के लिए n का मान 1 होता है, तो l का मान कितने हो जाएंगे 0, m का मान भी 0, और प्रत्येक m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं। अब 2 मान, एक प्लस में एक माइनस में, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, समावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, और यहाँ पर जो ऑर्बिटल होंगी वो भी 2 होंगी। अब इसके बाद अगला आया l के लिए n का मान 2, तो ये जो दिगंशी क्वांटम संख्या 0 and 1, और 0 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या 0, और 1 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 0 2 + 1। और अब आप यहाँ निर्धारित करेंगे 0 के लिए ±1, 2 मान हो गए। अब 3 हमारे पास यहाँ पर है, चुंबकीय क्वांटम संख्या प्लस एंड माइनस में है, 3 जोड़े हैं, तो ये 2 मान ये हो गए, और 6 ये हो गए, 6 और 2 8 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या, समावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 आ गई। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 m = 0 के लिए चुंबक चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान आए, तो ये 2 मान हो गए। m = जो 3 मान ये आए चुंबकीय क्वांटम संख्या के, तो हर एक के मान 2 हैं, तो ये आ जाएंगे 3 दूना 6, तो टोटल जोड़ करके आपके पास आ जाएगा 8। अब इसके बाद के l m = 3, तो 0
1 2 आपको इससे पूर्व मैंने विस्तार बता दिया है। तो m इज इक्वल टू यहाँ पर जो है वो अगर l का मान 0 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या p0, अगर l का मान 1 है तो इसका विस्तार 0 टू यहाँ पर हो जाएगा -1 0 और +1 हो गया, और इसके लिए हो जाएगा -2 -1 0 +1 एंड +2। तो देखिए ये दो, इसके लिए 2 मान हो गए, इसके लिए मान हो जाएंगे, ये 3 है चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रत्येक के लिए 2 मान होते हैं, तो यहाँ पर 3 मान है, ये 2 मान ये हो गए, और 3 दूना 6 ये हो गए, और 1 2 3 4 5, तो प्रत्येक के लिए यहाँ पर कितने मान हो गए 5, तो 5 दूना 10, तो ये जोड़ दो आप, 6 2 8 10 और 8 18, तो समावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या m के लिए 18। अब इसके बाद आया n का मान है 4, तो 4 0 1 2 3, तो आप यहाँ पर निकालेंगे 0 के लिए 0, और इसमें इसको हम ऊपर लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, तो इसको मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, ये KLMN। तो इसके लिए जो 4 मान होता है, तो L के कितने मान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0 1 2 1 2 3 0 1 2 3, और m के मान हो जाएंगे यहाँ पर 0 के लिए 0, और 1 के लिए -1 0 +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2। अब इसके लिए हो जाएंगे 3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो आप देख रहे हैं इसके लिए 2 मान हो गए, इसके लिए 2 मान हुए, इसके लिए आपके पास हुए 6 मान, इसके लिए आपके पास 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 10 मान, और इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 14 मान हुए, 6 2 8 10 और 8 18 18 और 14 32, तो ये समावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 32। तो बोर ने भी यही बताया था बोरबरी नियम में कि पहले उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर पूरा हुआ। अब इसके बाद मैं आपको अगला बता रही हूँ कि जो ये नियम है अफबाऊ नियम, इसको N+L नियम भी कहते हैं। तो ये नियम जर्मन रसायनज्ञ अफबाऊ थे, उन्होंने इस नियम को बनाया, और जर्मन भाषा में अफबाऊ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। इसका मतलब है कि निर्माण करना, निर्माण करना। तो किस तरह से उन्होंने इस नियम को बनाया कि किसी परमाणु की विभिन्न कोश होती हैं, और उन कोश के अंदर उपकोश होती हैं, सब सेल होती हैं। वो सब सेल 4 हैं, S, P, D एंड F। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ S, P, D, F। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो उन्होंने S, P, D, F आप यहाँ पर देख रहे हो, विभिन्न जो उपकोश हैं उनका एक क्रम बनाया। तो होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक निम्न
ऊर्जा स्तर से हम देख रहे हैं यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर की ओर को इसका क्रम जाएगा। तो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f, फिर 5g। तो यहाँ पर इसको बना के रखा है जिससे कि आपको कम समय में अधिक जानकारी मिले। इसे हम काटेंगे 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s। तो देखिए क्रम इस तरह से होगा 1s, 2s, 2s के बाद आप देखिए 2p, 2p के बाद आप देखिए 3s, 3s के बाद आप देखिए 3p, 3p के बाद आप देखिए 4s, 4s के बाद आप देखिए 3d, 3d के बाद आप देखिए 4p, 4p के बाद आप देखिए 5s, 5s के बाद देखिए आप 4d, 4d के बाद देखिए 5p, 5p के बाद देखिए 6s, 6s के बाद आप देखेंगे 6s, फिर 4f, 4f, फिर 5d, 5d, फिर 5d के बाद 5p, 5p के बाद 7s। तो इस प्रकार से ये जो ऊर्जा स्तर का जो क्रम है वो ये है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f। तो इस प्रकार से मैंने ये जो क्रम लिखा हुआ है, तो इस क्रम के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि ऊर्जा स्तर से आगे के ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। हुंड ने भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक करके प्रवेश करते हैं, कि अपने उपकोष में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर आता है आपका कि आपने ये पढ़ा है कि किसी भी परमाणु के लिए उसके स्टेबल रहने की जो अवस्था होती है, तो एक अवस्था है उसकी आद्य अवस्था और दूसरी अवस्था है उसकी उत्तेजित अवस्था। तो दो अवस्थाएं किसी परमाणु के लिए है। अब माना कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 1s, निम्न ऊर्जा स्तर उसका 1s है। तो ये हम यहाँ पर 1p उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं n का मान यहाँ पर 1 है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके इस प्रकार से n = 1 इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में ही उसका इलेक्ट्रॉन है। तो ये अवस्था उसकी कहलाई आद्य अवस्था। इसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो निम्न ऊर्जा स्तर H = 1s1 है, तो निम्न ऊर्जा स्तर में है। अब अगर यही हाइड्रोजन का परमाणु, ये है हाइड्रोजन, तो उसको आप दिखाइए 1p। अब इस तरह से आप दिखाइए यहाँ पर, माना कि वो इस प्रकार से क्या होता है उसके लिए n = 1, n = 2, माना कि वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, ये सेकंड जो है ये यहाँ पर ये सेकंड सेल में है, ये सेकंड सेल में आ गया, जबकि यहाँ पर ये फर्स्ट सेल में था। ग्राउंड स्टेट में ये फर्स्ट सेल में था और एक्साइटेड स्टेट में ये सेकंड सेल में चला गया। अर्थात जो इसकी अवस्था हो गई यहाँ पर, ये अवस्था जो हुई वो उत्तेजित हुई, इसको उत्तेजित अवस्था कह देंगे। और उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है 2s1 में प्रवेश करेगा। तो हालांकि ये अवस्था अस्थाई होती है, ये अवस्था अस्थाई होती है। तो यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोई परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का केवल एक इलेक्ट्रॉन है उसके कोश में, अगर वह दूसरे कोश में कूद जाता है तो उसकी 2 सेल उसके पाए जाने की
संभावना हो जाती है, तो उस समय उसकी यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। और वो 1s1 से उसकी जो उत्तेजित अवस्था 2s1 हो जाती है, यह अस्थायी अवस्था होती है। अब हम इसके बाद आगे के बारे में पढ़ेंगे और फिर आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर है ये भी आपको नोट्स के द्वारा दे दिया गया है और आपको आगे मैं बताऊंगी। थैंक यू।